है जो कि आपको पता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। जैसे फर्स्ट में हम लोग आते हैं न्यूक्लियस कंट्रोल सेंटर है, तो क्या है डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, ये आपका फर्स्ट पॉइंट हुआ, इट्स अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, ठीक है। और क्या है सेल्स जेनेटिक मटेरियल आपका यही रखता है और ऑलमोस्ट सारे सेलुलर एक्टिविटी यही परफॉर्म करता है। सॉरी, इसको हम लोग ब्रेन और कंट्रोल सेंटर भी बोलते हैं, स्टमक है हम लोग इसको ब्रेन और कंट्रोल सेंटर भी बोलते हैं। एंड इसका जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन सिंथेसिस एंड सेल डिवीजन में होता है। और डिस्कवर किसने किया है? रॉबर्ट ब्राउन ने किया है। ये मैंने आपको बार बार बताया है कि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि रॉबर्ट ब्राउन ने किया है। अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि आपका ये क्वेश्चन PYQ बिहार DI का है, ड्रग इंस्पेक्टर का है, ठीक है। कब का है? 2023 का है। मैं हर जगह मार्क करती चल रही हूँ सो दैट आप PYQ तो एटलीस्ट ज़रूर से रिवाइज कर लो। अब हम ये देखेंगे कि वाई न्यूक्लियस एग्जिस्ट क्यों करता है, बिकॉज इट्स अ इमेजिनरी फैक्ट्री है एक तरीके की, जहाँ पे DNA का इन्फॉर्मेशन स्टोर होता है, न्यूक्लियस प्रोटेक्ट करता है DNA को, और जो भी ऑर्गेनरी को जो काम करने को बोलता है वो ऑर्गेनरी वो काम परफॉर्म करती है। इन्फॉर्मेशन सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि ये DNA इन्फॉर्मेशन प्रोटेक्ट करता है और इसको रखता है लोके। और क्या होता है एक यहाँ पे क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। एक्सेप्शन क्या है कि मेच्योर RBC के पास न्यूक्लियस नहीं होता है और स्केलेटल मसल के पास मल्टीपल न्यूक्लियाई होता है। बोथ फॉर एक्सेप्शंस, इसलिए मैंने स्पेशली ये चीज़ मेंशन की सो दैट हो सकता है क्वेश्चन में आ जाए। अभी मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियस के पास अपना खुद का न्यूक्लियर एनवेलप होता है जो कि डबल मेम्ब्रेनस होता है। क्या होता है? डबल मेम्ब्रेनस होता है। मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था, डबल मेम्ब्रेनस होता है। अब फटाफट हम इसका रिविजन करते हैं, जो नोट्स में लिखा है वो मैं आपको डिस्क्राइब कर देती हूँ, अगर कुछ अलग मिलता है हमें तो वी विल अंडरस्टैंड। सेपरेट करता है न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से। ऑब्वियसली अभी मैंने क्या मेंशन किया था कि न्यूक्लियस यहाँ होता है, साइटोप्लाज्म सेमी फ्लूइड लिक्विड, जिसके अंदर जहाँ पे न्यूक्लियस आपका स्विम करता है, फ्लोट करता है, ठीक है। तो ये सेपरेट करता है साइटोप्लाज्म से। साइटोप्लाज्म यहाँ है, साइटोप्लाज्म से सेपरेट करता है खुद को अंदर के लिए, मेंटेन करता है क्या? न्यूक्लियर शेप, ऑब्वियसली, ठीक है। इसमें न्यूक्लियोपोर्स होते हैं और ये किस में हेल्प करते हैं? मूवमेंट में हेल्प करते हैं। किस में हेल्प करते हैं? मूवमेंट में हेल्प करते हैं। और फिर क्या है किसके? RNA, प्रोटीन और एंजाइम्स के मूवमेंट में, किसके? न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में, ठीक है। उसके नाम आते हैं अंदर न्यूक्लियोप्लास्ट, जिसको हम लोग खाते हैं कि मैंने आपको बताया कि कैरियो का मतलब सिंपल होता है क्या? न्यूक्लियस, ठीक है। कहीं भी अगर कैरियो वर्ड आ रहा है, कैरियो वर्ड का मतलब हुआ है न्यूक्लियस और साइटो वर्ड का मतलब हुआ है साइटोप्लाज्म। कैरियोप्लाज्म आपका न्यूक्लियोप्लाज्म की बात हो रही है, ठीक है। इट्स ऑल्सो अ सेमी फ्लूइड जो कि प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर, और ये क्या करता है? न्यूक्लियर कंपोनेंट्स को सपोर्ट करता है, जो भी आपके न्यूक्लियर पार्ट्स हैं उसको, और एंजाइमेटिक एक्टिविटी, क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट है कि एंजाइमेटिक एक्टिविटी में परफॉर्म करता है, ठीक है, और शेप मेंटेन करता है। देन आता है क्रोमैटिन। क्रोमैटिन क्या होता है? DNA प्लस हिस्टोन प्रोटीन। मैंने आपको बताया कि हिस्टोन इज अ काइंड ऑफ अ प्रोटीन, ऊन जैसा प्रोटीन होता है। ऊन जैसे फॉर्म का प्रोटीन होता है। क्या होता है? DNA का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो बहुत लंबा होता है, ठीक है। अगर हमने इसको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को ऐसे ही छोड़ दिया ना तो ये फ्लोट करते करते आपस में उलझ जाएगा। अब हम नहीं चाहते कि आपस में बहुत ज़्यादा इंटरट्विंगलिंग हो जाए, इसकी उलझ जाए, तो क्या करते हैं हम इसको ऐसे, जैसे हम लोग काइट को ऐसे लपेटते हैं ना उसमें, ताकि वो उलझे नहीं उसका मांझा, उस तरीके से इसमें ऐसे लपेटा जाता है। ये खुद से लपेटा होता है, जिसमें कि कह सकते हैं ना इसका जो बाइंड करके रखते हैं सो दैट ये कभी उलझे ना, इसके लिए हम लोगों को हिस्टोन प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। DNA को रैप करने के लिए स्टोर करता है जेनेटिक मटेरियल, सेल डिवीजन के टाइम पे हेल्प करता है, कंडेंस करता है इनटू क्रोमोसोम में, ठीक है। देन हमारा आता है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस क्या होता है? डार्क स्फेरिकल बॉडी होता है। मैंने आपको अभी बताया था न्यूक्लियस के अंदर एक पार्ट होता है न्यूक्लियोलस, यहाँ पे क्या बनता है? RNA बनता है, ठीक है। और ये किससे? फ्रॉम राइबोसोम से। किससे? राइबोसोम से। जो बनाता है RNA फॉर्म्स राइबोसोम, ठीक है। और विदाउट न्यूक्लियस प्रोटीन सिंथेसिस कैन नॉट अकर, ठीक है। दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि विदाउट न्यूक्लियस प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो सकता है, बिकॉज यही तो फैक्ट्री है ना, ये हमारी फैक्ट्री है प्रोटीन के सिंथेसिस की, ठीक है। और प्रोटीन इज अ बेसिक स्ट्रक्चर कैसे देगा? प्रोटीन के बिना स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन नहीं होगा। फिर आता है न्यूक्लियोपोर। इसका सिंपल, पोर्स कहीं भी वर्ड आ रहा है, इसका सिंपल मतलब क्या होता है कि ये एक्सचेंज में या फिर ओपनिंग में या फिर ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग फंक्शन क्या होते हैं न्यूक्लियस के। तो जो जनरल फंक्शन जो अभी तक आप लोग बोलते आ रहे हो कि मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है, DNA का रेप्लिकेशन करता है, डिवीजन करता है, ग्रोथ डिफ्रेंसिएशन में हेल्प करता है। अगर न्यूक्लियस नहीं होगा तो प्रॉब्लम कहाँ होगी? सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि मैंने आपको बता दिया तभी भी, कि प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं हो पाएगा, ठीक है। किसका? प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं हो पाएगा, कैन नॉट सिंथेसाइज प्रोटीन। जो अगर क्वेश्चन कहीं से आ भी सकता है तो जस्ट फ्रॉम दिस लाइन, प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं हो पाएगा, और ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। बाकी ये क्लिनिकल इंपॉर्टेंस वगैरह आपको मैं बाद में बताऊंगी जब मैं इसके फर्दर डिजीजेस के बारे में आपसे डिस्कशन करूंगी। मैंने यहाँ पे इसलिए मेंशन किया है कि वंस यू हैव रेड दिस चैप्टर, और इससे रिलेटेड जो भी डिजीजेस मैं आपको जब डिजीज़ के चैप्टर में और आपको फार्माकोलॉजी एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी में पढ़ाया जाएगा, उस टाइम पे आप यहाँ पे रिलेट कर पाओगे कि अच्छा यहाँ पे इस चीज़ की बात हो रही है, ठीक है। बाकी मैं हल्का सा बस समराइज कर दे रही हूँ, मेडिसिन वगैरह सबको बाद में पता चलेगी इसके बारे में। कैंसर क्या होता है? अगर हल्का सा भी म्यूटेशन का मतलब होता है सडन स्मॉल चेंज, ठीक है। सडन स्मॉल अनएक्सपेक्टेड चेंज को हम लोग बोलते हैं म्यूटेशन। सडन स्मॉल अनएक्सपेक्टेड चेंज को हम लोग बोलते हैं म्यूटेशन, जो कि न्यूक्लियस के अंदर हो जाता है, किसकी वजह से? अनकंट्रोल्ड माइटोसिस मियोसिस। तो डिवीजन होते हैं। मियोसिस आपको पता है कि जर्म सेल के अंदर होता है, और माइटोसिस जो होता है आपको पता है सोमैटिक सेल्स के अंदर होता है, ठीक है। सडन एक्स्ट्रा माइटोटिक डिवीजन ऑफ अ सेल रिजल्ट्स इनटू
कैंसर। क्या हो जाता है? कैंसर। ठीक है, फिर आता है प्रोजेरिया या प्रोगेरिया, प्रोजेरिया बोलते हैं, कॉजेज प्रीमेच्योर एजनिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है? प्रीमेच्योर एजनिंग होने लगती है किसकी? सेल्स की, जो कि म्यूटेशन की वजह से ही होती है। देन आता है जेनेटिक डिजीज बिकॉज ऑफ चेंज इन द डीएनए। डीएनए में कोई भी ऑल्टरेशन होते हैं तो इट रिजल्ट्स इनटू जेनेटिक डिजीज। अब ये फर्दर आप क्लिनिकल पैथोलॉजी में पढ़ोगे कि इसमें सन से लेकर के एनी मेडिकेशन, कोई रॉन्ग सॉल्ट, ये सारी चीज़ें आपको रिजल्ट इनटू अ जेनेटिक डिजीज। ठीक है, अब आते हैं हम प्रीवियस ईयर फैक्ट में, मैंने आपको ये मेंशन कर दिया पहले कि दिस था PYQ जो आपसे पूछा गया है। फर्दर अब हम आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ऑल राइट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमने क्या पढ़ा है कि इट्स अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्यूल्स। ठीक है, फ्लैटेंड सैक्स एक्सटेंडेड थ्रू द साइटोप्लाज्म। सी, अब यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ। आपने यहाँ पे दो तरीके से देखा, अंदर पिक्चर में वहाँ पे हमने देखा था क्रिस्टे बने हुए थे। ठीक है, क्रिस्टे बने हुए थे। इसका मेजर काम क्या होता है? लिपिड और प्रोटीन का, लिपिड एंड प्रोटीन का सिंथेसिस या फिर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब देखो हमने बोला है कि मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्यूल्स होते हैं, नेटवर्क होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्यूल्स होते हैं और फ्लैटेंड सैक्स अवेलेबल होते हैं। इट्स अ हाईवे और ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अभी बताया कि सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। हाईवे एंड ट्रांसपोर्ट डिस्कवर्ड कौन सी? कीवर्ड देखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज डिस्कवर ऑलरेडी आपको पता है कि न्यूक्लियस में आ चुका है, तो देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि इसमें भी आ जाए। ठीक है, इनका मेनली काम क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्ट करता है प्रोटीन, लिपिड्स एंड एंजाइम। इंपॉर्टेंट प्रोटीन एंड लिपिड्स पे क्वेश्चन आता है, और एंजाइम करता है। ठीक है, अब नाउ लेट्स सी, इसमें आपको पता है आपको टू टाइप होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। आपको पता है रफ वाला किससे? राइबोसोम्स में, राइबोसोम से कवर्ड होता है। किससे कवर्ड होता है? राइबोसोम्स में। मैंने पहले भी डिस्क्राइब कर दिया। स्मूथ में कोई भी राइबोसोम्स नहीं होते हैं। स्मूथ वाले में आपका क्वेश्चन कहाँ पे आएगा? स्मूथ वाले में आपका लिपिड सिंथेसिस में हेल्प करता है। स्मूथ आपका लिपिड सिंथेसिस में हेल्प करता है, स्टेरॉइड हार्मोन सिंथेसिस में हेल्प करता है। स्टेरॉइड आपको क्या करता है? मेनली ग्रोथ में हेल्प करता है। ठीक है, स्टेरॉइड हार्मोन में सिंथेसिस करता है। कोई भी स्पीड अप करना होता है प्रोसेस तो उसमें हम स्टेरॉइड्स यूज़ करते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है? गंदगी को बाहर निकालने में, कैल्शियम स्टोरेज में हेल्प करता है। कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, फॉर कन्वर्जन एंड मेटाबॉलिज्म। ड्रग मेटाबॉलिज्म में कन्वर्ट में हेल्प करता है और हाईली डेवलप्ड होता है इन सारी चीज़ों में, जो कि इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, इतना नहीं आएगा डिटेल में जितना है ये। बस यही काम के दो पॉइंट्स हैं, लिपिड सिंथेसिस और स्टेरॉइड हार्मोन सिंथेसिस और कैल्शियम डिटॉक्सिफिकेशन। ठीक है, देन इसमें आता है इसका मेन काम क्या होता है? प्रोटीन के सिंथेसिस का। ठीक है, रफ का काम क्या होता है? प्रोटीन के सिंथेसिस का। इसमें काम क्या होता है? दिस इज़ फॉर लिपिड्स, स्मूथ इज़ फॉर लिपिड्स एंड दिस इज़ फॉर प्रोटीन। अगर क्वेश्चन में कंफ्यूजन के लिए आएगा ना तो सिर्फ यहीं से क्वेश्चन आएगा, स्मूथ इज़ फॉर लिपिड एंड रफ इज़ फॉर प्रोटीन। ठीक है, उतना ही पढ़ते हैं जहाँ से क्वेश्चन सॉल्व हो, वरना तो पढ़ने को बहुत कुछ है। ठीक है, देन आता है हमारा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मैंने भी आपको बताया यहाँ पे ड्रॉ करके कि अंदर आपने ऐसे स्ट्रक्चर देखा होगा, क्रिस्टे का फॉर्म्स बोलते हैं, और ट्यूब्यूल्स इज लाइक पाइपलाइन टाइप स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब हम कहते हैं कि क्या होगा अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता है? तो प्रोटीन का सिंथेसिस गोल्जी एपेटाइटिस तक आपको पता है किसका काम करता है? ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। किससे पहुंचाता है? मान लो दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और तो ये गोल्जी एपेटाइटिस को क्या पता है? बिकॉज गोल्जी इज अटैच टू न्यूक्लियस। ठीक है, तो इसके ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ठीक है, हार्मोन का सिंथेसिस नहीं होगा, ड्रग्स का डिटॉक्सिफिकेशन रुक जाएगा। डिटॉक्सिफिकेशन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और सेल मर जाएगा। यहाँ पे कुछ मैंने जब फार्माकोलॉजी पढ़ोगे ना, अभी ज़रूरत नहीं है, पहले बेसिक समझ लो, उसके बाद फिर आपको समझ में आ जाएगा फार्माकोलॉजी टर्म्स इसके। ठीक है, देखो यहाँ पे निमोनिक मैंने दिया रफ राइबोसोम प्रोटीन, स्मूथ इज फॉर स्टेरॉइड। ठीक है, दैट इज लिपिड्स। अब आता है यहाँ पे आपका गोल्जी एपेरेटस। ठीक है, गोल्जी एपेरेटस आपका किस लिए होता है? वेट, गोल्जी एपेरेटस जैसे यहाँ पे इनकी पैकेजिंग शिपिंग होती है, लाइक जैसे अमेजॉन के वेयर हाउस के जैसी। एक एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि अमेजॉन के वेयर हाउस के जैसी पैकेजिंग का काम हमारे बॉडी में कौन करता है? तो दैट इज गोल्जी एपेरेटस। ठीक है, सिस फेस होता है एंड इसमें क्या होता है? मीडियल सिस्टर्न है एंड देन ट्रांसफेस होता है। सिस फेस हमेशा रिसीव करने का काम करता है प्रोटीन के, और ट्रांसफेस क्या करता है? शिपिंग का काम करता है। तो आपने देखा होगा ऐसे कॉन्केव टाइप स्ट्रक्चर होता है जो कि रिसीव करने का काम करता है, और ट्रांसपोर्टेशन का काम ट्रांसफेस करता है। ठीक है, ट्रांसफेस शिपिंग का काम करता है। तो क्वेश्चन आना होगा तो बस यहीं से आएगा कि सिस फेस रिसीव करने का काम करता है, ट्रांसफेस शिपिंग करने का काम करता है। ठीक है, फंक्शंस पता होना चाहिए। प्रोटीन का मॉडिफिकेशन करता है, पैकेजिंग करता है, ग्लाइकोसाइलेशन करता है, सिक्रीशन, लाइपोसोम फॉर्मेशन। ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट 3 और 4 आर इंपॉर्टेंट। अगर गोल्जी एब्सेंट होता है तो क्या होगा? हॉर्मोन्स नहीं बन पाएंगे, प्रोटीन हमेशा अनप्रोसेस्ड रह जाएगा, और लाइसोसोम नहीं फॉर्म होंगे, और सिक्रेटरी सेल्स फेल हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे डिफेक्ट्स दे दिए हैं सो दैट आपको इस टाइम पे रिवीजन, जैसे आप जब फार्माकोलॉजी पढ़ोगे तो आपको और क्लिनिकल पैथोलॉजी, तो आपको फिर यहाँ पे सेम ये मेडिसिन में रिवीजन में हेल्प हो जाएगी। ठीक है, इसलिए मैंने मेंशन कर दिया। देन आता है लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है? सुसाइड बैग्स। इनमें क्या करता है? देखो कभी भी कोई भी सेल क्या होता है ना, जो भी हमारे डेड सेल्स होते हैं, ठीक है, या फिर बैड सेल्स होते हैं, ठीक है, वो भी अपने आप को डिस्ट्रॉय करते हैं। ठीक है, ये भी डिस्ट्रॉयड सेल्स क्या होते हैं? सुसाइड बैग्स, यानी कि लाइसोसोम में आकर के खुद को ख़त्म कर देते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये क्या, एक और क्वेश्चन क्या आता है कि सिंगल मेम्ब्रेनस है। ठीक है, आपने अभी लिस्ट बनाना है कि डबल मेम्ब्रेनस कौन सी है और सिंगल मेम्ब्रेनस कौन सी है, इसको मेंशन कर लो। अभी आपने इसमें पढ़ लिया है कि न्यूक्लियस होता है, ठीक है, इसमें आपने पढ़ लिया है लाइसोसोम होता है। ठीक है, ऑलराइट, तो आप इसको लिस्ट बना लेना पूरी। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लिस्ट।
यहाँ पे क्या होता है, इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो कि हमेशा डिस्ट्रक्शन में हेल्प करते हैं, क्योंकि अगर गंदगी जाएगी तो कहाँ जाएगी, अगर हमारा एक्सक्रीटा जा करके भी तो कोई जगह होनी चाहिए जहाँ पे हमारा एक्सक्रीटा निकले। अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि ये 20 वेट ऐसे, ये बिहार DI का 2023 का PYQ है, ठीक है, जहाँ जो है जिसका PYQ मैं मेंशन करती चल रही हूँ। उसके बाद इनको हम लोग सुसाइड बैग्स बोलते हैं। ये किसका है, ये आपका मेघालय DI का PYQ है, ठीक है। आपको मैं इसलिए मेंशन करी सो दैट आप कम से कम इसको रिवाइज करते चलो कि PYQ कौन सा है, ठीक है। मेघालय DI का PYQ 2019 में आया हुआ था कि इनको सुसाइड बैग्स बोलते हैं। अगर आपको ये पता नहीं चलेगा कि क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं तो फिर आपको कैसे समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद आपका कहते हैं इनका, ये जो मैंने अभी आपको बताया ना कि ये डिस्ट्रॉयड सेल्स को भी इनगल्फ करते हैं, ठीक है, डिस्ट्रॉयड सेल्स को भी इनगल्फ करते हैं। ऑलराइट, सो डिस्ट्रॉयड सेल्स को इनगल्फ करने का काम की वजह से हम लोग इनको क्या कहते हैं कि अदर ऑर्गेनेलीज को भी ये इनगल्फ कर सकते हैं, ठीक है। अदर ऑर्गेनेलीज को भी इनगल्फिंग का काम करते हैं, मतलब कि खुद के अंदर खा जाते हैं, ठीक है। ये आपका आया हुआ है राजस्थान DI में, किस ईयर में आया, 2012 में आया, ठीक है। तो मैं सब जगह मेंशन कर दे रही हूँ, रादर मैं इसे वो कर देती हूँ आपकी, सो दैट आपको राजस्थान DI में आया हुआ है ये, ठीक है। और आपका ये मेघालय DI में आया हुआ है, बिहार DI में आया हुआ है। तो लाइसोसोम इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। और आपने यहाँ पे एक ये देख लिया, और न्यूक्लियस वाला मैंने आपको बता दिया था कि वहाँ पे भी PYQ था, मैं मार्क कर देती हूँ सो दैट आपको रिवीजन करने में, इसी PDF से आप रिवीजन कर लेना, आपको सब पता चल जाएगा ये आपका आया हुआ है, ठीक है। तो आपने देख लिया कि ये कौन कौन सा PYQ आया, तो लाइसोसोम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नाउ लेट्स सी क्या क्या काम होता है, क्यों एग्जिस्ट करते हैं लाइसोसोम, डाइजेस्ट करते हैं क्या, डैमेज्ड ऑर्गेनेली को, PYQ, ठीक है, डैमेज्ड ऑर्गेनेली को, बैक्टीरिया, वायरसेस और डेड सेल्स को भी। दिस इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम इसके, अभी मैं ये जब आपको प्रोसेस बताऊंगी इनगल्फिंग की ना, तब मैं आपको इसका एक एक टर्म बताऊंगी, अभी इस चैप्टर में इसकी ज़रूरत है नहीं, ठीक है। वेस्ट कहाँ जाएगा अगर लाइसोसोम्स एब्सेंट होंगे तो, ठीक है, वेस्ट कहाँ जाएगा ये है। बाकी इनके डिजीजेज हैं, क्लिनिकल पैथोलॉजी में पढ़ाया जाएगा। अब आते हैं हम लोग वैक्यूल्स पे। वैक्यूल्स का काम क्या होता है, स्टोर करना। किसका काम होता है, स्टोरिंग वाटर, न्यूट्रिएंट्स, पिगमेंट्स एंड वेस्ट। इनका काम होता है, सिर्फ स्टोरेज का काम होता है वैक्यूल्स का, ठीक है। मेनली क्या होता है इनका फ्यूजन, देखो सी, ये दो लोगों के फ्यूजन से बने होते हैं, दैट इज़ फैगोसोम के प्लस सॉरी लाइसोसोम के फ्यूजन से बने होते हैं, ठीक है, वैक्यूल बने होते हैं, ठीक है। और सैप वैक्यूल जो होते हैं, ये आप थोड़ा सा डिटेल है जो ऐड कर लो, देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी ये आ जाइए। जो सैप वैक्यूल होते हैं ये आपके पेटल कलर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। को पता है ना पेटल कलर्स क्या होते हैं, सब फ्लावर पार्ट, ठीक है, फ्लावर पार्ट। ये आपके सैप वैक्यूल पेटल के कलर्स के लिए, जिसको हम लोग पंखुड़ियाँ बोलते हैं, पेटल कलर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देन आपका एक और टर्म होता है यहाँ पे वैक्यूल्स में, जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, आपके ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशन प्रोसेस के लिए और एक्सक्रीशन के लिए, ठीक है। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेनेंस के लिए, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब देखो यहाँ पे क्योंकि मेंशन नहीं इसलिए मैंने मेंशन करा दिया, ठीक है। सो मस्ट मेंशन, ये दोनों चीज़ें मेंशन जरूर कर लेना आप, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं और सैप वैक्यूल होते हैं, ठीक है। सैप वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। सैप वैक्यूल का काम क्या होता है, ये क्या काम करते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन, इंपॉर्टेंट है, या ऑस्मो रेगुलेशन मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर का मेंटेनेंस करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और देख लो, सैप वैक्यूल आपका पेटल कलर के लिए। सी देखो ऐसा होता है ना कि मान लो ये तुम्हारा कोई सेल है, ठीक है, इसमें आपको पता है कि सेल के अंदर भी टर्गर प्रेशर होता है, ठीक है। इस टर्गर प्रेशर में आपका ऑस्मोटिक रेगुलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ऑस्मोटिक रेगुलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो ऑस्मोटिक रेगुलेशन है, इसका काम, ऑस्मोटिक रेगुलेशन का काम कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल करते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल उसका काम करते हैं, ठीक है। नाउ राइबोसोम्स में आते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। राइबोसोम क्या होते हैं, प्रोटीन फैक्ट्रीज होती हैं, ठीक है। क्या होती है, प्रोटीन फैक्ट्रीज होती हैं। ये आपका महाराष्ट्र DI में आया हुआ है, या PYQs तो आपको पता ही होने चाहिए, महाराष्ट्र DI में आया हुआ है और 2008 का क्वेश्चन है, ठीक है। प्रोटीन फैक्ट्रीज होते हैं राइबोसोम्स, और क्या होता है, नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली होती है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली होती हैं जो कि सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। डिस्कवर क्योंकि जॉर्ज पैलेट ने किया था इनको डिस्कवर। हर सेल को नीड, देखो प्रोटीन सिंथेसिस इज अ बेसिक नेसेसिटी ऑफ एवरी सेल। अगर प्रोटीन सिंथेसिस ही नहीं होगा ना तो फिर आपका स्ट्रक्चर ही खराब हो जाएगा। और आपको पता है कि प्रोटीन ही तो हमारे DNA और RNA के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर हमारा जेनेटिक मटीरियल ही नहीं होगा तो हमारा एग्जिस्टेंस कैसे होगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे लेट मी शो यू, अच्छा इट्स ऑलमोस्ट डन। मैं आपको इसमें ना उसका एक सेकेंड, हाँ मैं आपको इसमें 70S 80S यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक मैंने टेबल में ही ऐड कर दी, जो मैंने टेबल में पढ़ाया दैट इज़ द सेम थिंग। इसमें आपको अलग से डिटेल में ऐड करने की जरूरत नहीं है, वरना यहाँ पे एक टेबल बना करके प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को लिख लेना, जो ऊपर मेंशन है वही है, ठीक है। क्योंकि
इसमें कम ही डिटेल दिया हुआ है, ऊपर मैंने ज़्यादा टैबुलर फॉर्म में मैंने ज़्यादा डिटेल दे रखी है, ठीक है। तो हर एक सेल को प्रोटीन की नीड होती है, को पता है, बिकॉज ऑफ मेकिंग अ बेसिक जेनेटिक मटेरियल दैट इज डीएनए एंड आरएनए। तो राइबोसोम मैन्युफैक्चर करता है किसका, प्रोटीन का, और क्या करता है, जैसे कि एमआरएनए किसको बोलते हैं, मैसेंजर आरएनए, जैसा इसको मैसेज देता है उसके अकॉर्डिंग ये फंक्शन परफॉर्म करता है। इसका काम क्या होता है, ट्रांसलेशन करना, प्रोटीन का सिंथेसिस करना, एंजाइमेटिक प्रोडक्शन करना, हार्मोन सिंथेसिस करना, एंटीबॉडी सिंथेसिस करना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया पे हम लोग आते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया मैंने आपको बताया था कि दिस इज पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। इसको किसने डिस्कवर किया था, कोलन ने। द टर्म माइटोकॉन्ड्रिया वाज लेटर कॉइन्ड बाय कार्ल बेंडा। दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि इनका जो टर्म दिया था इन्होंने, एंड द टर्म माइटोकॉन्ड्रिया वाज लेटर कॉइन्ड बाय कार्ल बेंडा। डिस्कवरर इनके अलग थे और लेटर जिन्होंने कॉइन किया था टर्म वो अलग थे। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, आपको ये पता होना चाहिए दोनों ही कौन करते हैं। अब आपको जहाँ मैंने वो टेबल बनाने को बोली थी उस टेबल में आप माइटोकॉन्ड्रिया का नाम मेंशन कर लो कि इट्स अ मेम्ब्रेन बाउंड, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। जहाँ मैंने टेबल बनाने को आपको बोला था डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, यहाँ पे आप माइटोकॉन्ड्रिया को भी मेंशन कर लो। ये पीडीएफ मिलेगा आपको, इस पीडीएफ में आपको क्या करना है, इसी को एज इट इज नोट डाउन कर लेना है। और नॉन मेम्ब्रेनस में मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया कौन है, राइबोसोम, ठीक है, आपने मेंशन कर लिया। जब टैबलेट फॉर्म में एक जगह पे कलेक्ट कर लोगे चीज़ें ना, तो चीज़ें आसान हो जाएगी रिवाइज करने में। सिंगल मेम्ब्रेन में लाइसोसोम बता ही दिया है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया पे। माइटोकॉन्ड्रिया आपका लास्ट ही चल रहा है, ठीक है। उसके बाद वी विल स्टार्ट विद सेल साइकिल, है ना। क्योंकि देखो अब आपने सेल के बारे में बेसिक स्ट्रक्चरिंग पढ़ लिया, अब आपको ये पता होना चाहिए ना कि सेल साइकिल कैसे काम करता है, हाउ सेल डिवाइड्स इटसेल्फ। अगर आपको ये पता चल जाएगा देन उसके बाद जब हम चैप्टर्स को पढ़ेंगे ना तो हमें समझ में भी आएगा, ये सब काम अंदर ऐसे चल रहा है, ठीक है। अब आता है माइटोकॉन्ड्रिया, इसको हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। इसके डिस्कवरर अलग है और इसके मैंने लेटर इनको नाम दिया था ये अलग है। पावर हाउस ऑफ द सेल का मतलब क्या होता है, इनका काम क्या होता है, एटीपी का प्रोडक्शन करना, ठीक है, जिसको कहते हैं एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रही हूँ, इफ नो वन समवन इज देयर जिसको नहीं पता हो, वैसे आपने फार्मा किया तो आपको पता होगा, नो डाउट अबाउट इट। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इट्स अ थ्रू एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन। एरोबिक का मतलब क्या हुआ कि O2 का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, ठीक है, सेम बात है। कन्वर्ट न्यूट्रिएंट्स इनटू एटीपी, आपको पता है आप खाना खाते हो आपको एनर्जी मिलती है, तो इसी प्रोसेस से मिलती है। सेल्स एनर्जी करेंसी, इसको क्या कहते हैं, सेल्स एनर्जी करेंसी। ये महाराष्ट्र डीआई में आया हुआ है, ठीक है, महाराष्ट्र स्टेट ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम में आया हुआ है, 2008 में ये भी आया हुआ है, ठीक है। एंड असम डीआई में आया हुआ है, असम ड्रग इंस्पेक्टर के एग्जाम में आया हुआ है, दैट इज 2022 में आया हुआ है, ठीक है, अभी रिसेंट का आया हुआ है, बहुत पुराना टाइम नहीं हुआ है। असम में आया, महाराष्ट्र में आया, तो आप एक PYQ है, आप याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। आपका ये हो गया। देन आपका फर्दर माइटोकॉन्ड्रिया, हाँ एक चीज़ और देख लो, इट्स अ सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली होती है, ठीक है, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली होती है। इसके पास खुद का ओन सर्कुलर डीएनए होता है, सेमी ऑटोनॉमस, क्योंकि वो खुद से खुद को इनिशिएट कर सकती है, ठीक है, स्टार्ट कर सकती है। इट्स ओन सर्कुलर डीएनए होता है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। इनके पास खुद का अपना ओन सर्कुलर डीएनए होता है, 70S राइबोसोम पे वर्क करता है, सिंथेसाइज कर सकता है अपना खुद का ओन प्रोटीन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दीज 3 लाइन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अपना खुद का प्रोटीन सिंथेसाइज कर सकता है और अपनी खुद की इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन प्रॉपर्टी भी होती है इनके पास, इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट कर लेता है। इसके फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सी जिस जो भी आपके पास PYQ आया हुआ है ना, आप उसको ज़रूर कर लो, बिकॉज उस टॉपिक से तो क्वेश्चन कहीं नहीं गया, बाकी तो बड़ा रटने वाला चैप्टर रहता है, ठीक है। फंक्शन ज़रूर कर लेना। अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं हुआ तो जो इसके फंक्शन उसका ऑपोजिट हो जाएगा, हार्ट फेलियर, फटीग, मसल वीकनेस, सारी चीज़ें जस्ट ऑपोजिट हो जाएंगी, ठीक है। तो ये आपका हो गया। 2 टर्म यहाँ पे और मेंशन कर लो, ठीक है, कि जिसको हम कहते हैं, मैंने आपको बता दिया है वैसे, बट दोबारा बता देती हूँ बिकॉज यहाँ पे नोट्स नहीं है। प्लास्टिड्स, ठीक है, जिनको अर्नस्ट हैकेल ने डिस्कवर किया है, ठीक है, प्लास्टिड्स जिनको हम लोग बोलते हैं। और आपका क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ऑलराइट, ये 3 टर्म है। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट आपको पता है, आपको ग्रीन कलर देता है। ल्यूकोप्लास्ट आपको पता है डिफरेंट कलर्स लाइक ऑरेंज, रेड, कैरेट, टमेटो, ये सब कलर्स देता है। ये आपको प्लास्टिड्स कलर गिविंग होते हैं, ठीक है, इसके लिए ये मेंशन कर लेना यहाँ पे, मैंने आपको बता दिया है वैसे यहाँ पे, ठीक है। सो नाउ वंस वी आर डन विद दिस टॉपिक, लेट्स मूव ऑन टू द सेल साइकिल, कि सेल कैसे खुद को रेप्लिकेट करता है, ठीक है। सो वी विल मूव फॉरवर्ड विद द सेल साइकिल टॉपिक। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक फॉर अनदर क्लास where we are going to start with another chapter, that is cell cycle, meiosis and mitosis, that comes under human anatomy and physiology. All right, so let's start with the chapter. First of all, we will discuss here what cell cycle means. Before starting the chapter, let me give you some brief that why we are starting this chapter. Just because all living organism starts, or we can say originate their life from single cell, and that single cell turns or results into a multicellular organism. All right, this starts with single cell and this turned out to be multicellular organism. For this multicellular organism to get formed, or to form the multicellular organism, we need to do, or we need to go through
अ प्रोसेस दैट इज़ कॉल्ड एज सेल साइकिल। सो सिंपली सेल साइकिल का मीनिंग क्या हुआ? सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो कि एक सेल गो थ्रू करता है अपनी पूरी लाइफ साइकिल में, सो दैट वो एक सिंगल सेल से डॉटर सेल्स और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बना सके। दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ सेल साइकिल। ऑलराइट, सो यहाँ पे आपने देख लिया है कि ऑर्डरली सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच a cell grows, either synthesizes proteins or organelles, replicates DNA, or divides into daughter cell. So these are your notes. You can download this from the website or application. Let me introduce you by my handwritten notes. So now single cell जो कि एक यूनिसेलुलर बॉडी है, इसको फर्दर मल्टी सेलुलर बॉडी में बनाने के लिए वी हैव टू अंडरगो सेल डिवीजन। इस डिवीजन को हम लोग सेल साइकिल का फेज बोलते हैं। और सेल साइकिल क्या होती है? कंप्लीट लाइफ साइकिल में जितने भी इवेंट्स होते हैं एक सेल में। ऑलराइट, नाउ दो कैरेक्टरिस्टिक्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं सेल में, जो कि होता है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ऑलराइट, और ये भी बोल सकते हैं कि वाई सेल डिवीजन और सेल साइकिल इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, सेल हैव टू अंडरगो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। अब हम देखते हैं क्या होता है। सेल साइकिल में जो डिवीजन होता है वो दो पार्ट्स में होता है, जो कि हमने पढ़ लिया, ग्रोथ हो गया और आपका रिप्रोडक्शन हो गया। नाउ जो प्रोसेस होता है इसको हम फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला डिवीजन हो गया, दूसरा हो गया कि ये रेप्लिकेट करता है, थर्ड पार्ट होता है कि इसकी ग्रोथ होती है। थर्ड पार्ट है डिवीजन में, ये क्या करता है? खुद को मल्टीपल सेल्स में डिवाइड करता है अपने आप को। रेप्लिकेशन में क्या करता है? जो इसने फर्दर डिवीजन किया है इसको ये अपने आप को इसका रेप्लिका बनाता है। उसके बाद फर्दर यही रेप्लिका आपस में किस में टर्न आउट होते हैं? बिगर रेप्लिका में, जिसको हम लोग साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस बोलते हैं, या फिर हम लोग कह सकते हैं डिवीजन फर्दर एंड इंक्रीज इन सेल ग्रोथ। ऑलराइट, अब ये हमारा हो गया बेसिक्स। नाउ हमको ये पता होना चाहिए कि ये जितने भी सारे प्रोसेस होते हैं, ऑलराइट, जितना भी पूरा प्रोसेस है ये हमारा बहुत ही जेनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोसेस है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जेनेटिकल कंट्रोल नहीं होता है, ये बहुत ही जेनेटिकल कंट्रोल्ड प्रोसेस है एंड साथ में एक बहुत ही कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस है। अगर थोड़ा भी कोऑर्डिनेशन इस प्रोसेस में ख़त्म हुआ तो हमारी पूरी सेल साइकिल स्पॉइल हो जाएगी। नाउ लेट्स स्टार्ट विद व्हाट सेल ग्रोथ मीन्स। सेल ग्रोथ, यहाँ पे आपके नोट्स में सब कुछ दिया हुआ है। लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू व्हाट आई एम टीचिंग यू। यहाँ पे बोला गया है वाई सेल डिवीजन इज़ नेसेसरी। सो ग्रोथ के लिए, ठीक है, ग्रोथ के लिए फॉर एग्जांपल एक छोटा सा बेबी सेल है जिसको हम लोग इधर जाइगोट बोल सकते हैं या फिर यूनिसेलुलर बॉडी बोल सकते हैं, जिसका फर्दर डिवीजन होता है और हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, जिसको हम लोग बोल सकते हैं एडल्ट स्टेज। ठीक है, रिपेयर, जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है कि लिवर आपका ख़राब हो जाता है इफ़ यू आर अ बिग अल्कोहलिक। अगर आप अल्कोहलिक हो और आपको पता है कि लिवर खुद को खुद से रिप्लेनिश और वीकेंड से रिन्यू कर सकता है विद सेल डिवीजन विद इन 7 to 8 months, जिसकी वजह से हम अपना खुद का लिवर के फ्रेशली मेड सेल्स दोबारा से बना सकते हैं। बॉडी खुद बना लेती है, जिसको कहते हैं रिपेयर करना, कोई चीज़ डैमेज उसको रिपेयर करना। नाउ फर्दर रिप्लेसमेंट, अगर आपको एक बार कोई चोट लगती है और आपको वुंड बन जाता है वहाँ पे, और फर्दर अगर सेल के पास रिप्लेसमेंट की प्रॉपर्टी ना हो या फिर उसे ख़त्म करके दोबारा उसे बनाने की प्रॉपर्टी ना हो, सो व्हाट विल हैपन? आपको वहाँ पे हमेशा वुंड बना रहेगा, ये वुंड तो कभी ख़त्म नहीं होगा। और यही चीज़ होती है आरबीसी, बिकॉज आरबीसी इज़ अ वेरी बेसिक पार्ट एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, रेड ब्लड सेल्स का रेप्लिकेट करना और स्किन सेल्स का रेप्लिकेट करना। अगर ये चीज़ें नहीं होगी तो हमारी तो बॉडी, अगर एक बार भी में चोट लगी, एक बार भी अगर आरबीसी ख़राब हो गई तो हमारी तो बॉडी डैमेज हो जाएगी। देन फर्दर रिप्रोडक्शन तो हमारा होता है बिकॉज हमें एक सेल से 2 डॉटर सेल्स चाहिए होती हैं और इसके बिना तो हमारा लाइफ का एग्जिस्टेंस ही इम्पॉसिबल है। और यूनिसेलुलर में हमारा अमीबा, पैरामीशियम, यीस्ट, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, बिकॉज इनके बिना तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है। नाउ वी आर गोना अंडरगो व्हाट सेल साइकिल फ्लो चार्ट मीन्स। नाउ सेल साइकिल, लेट मी ड्रॉ, फर्स्ट लेट मी इंट्रोड्यूस यू। सेल साइकिल हमारा 3 स्टेजेस में अंडरगो करते हैं। पहला होता है इंटरफेस, दूसरा होता है एम फेज, देन थर्ड फेज है साइटोकाइनेसिस फेज। नाउ व्हाट डज दिस मीन? आपको नोट्स यहाँ मिल जाएंगे, तो उसके लिए परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं जो ड्रॉ करके पढ़ा रही हूँ पहले आप उसको समझ लो, उसके बाद देन यू विल अंडरस्टैंड। यहाँ भी आपके पास फ्लो चार्ट वगैरह है, यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। नाउ लेट मी गो थ्रू दिस, वेट फॉर अ मिनट। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ सेल साइकिल का ग्रोथ फेजेस। ये कितने फेजेस में अंडरगो करता है सेल साइकिल? नाउ लेट्स स्टार्ट विथ सेल साइकिल फेजेस। ये इसका फ्लो चार्ट यहाँ मैंने दे रखा है, जिसमें आप देख सकते हो सबसे पहला फेज है इंटरफेस, देन आता है आपका एम फेज दैट इज मेटाफेज, देन आता है साइटोकाइनेसिस फेज जिसमें साइटोप्लाज्म का फर्दर डिवीजन होता है, देन लास्टली डॉटर सेल्स फॉर्म हो जाते हैं। सो नाउ वी कैन से कि हमारे
ये सारे फेजेस बहुत इंपॉर्टेंट फेजेस होते हैं जिसमें 1 बाय 1 सेल का डिवीजन होता है। नाउ वी आर गोना 1 बाय 1 स्टडी व्हाट दीज फेजेस आर ऑल अबाउट। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बताया है व्हाट इंटरफेस मीन्स, एंड देन इंटरफेस के बाद फर्दर इंटरफेस इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, दैट इज G1 फेज, S फेज एंड देन G2 फेज। डोंट वरी, I'll explain by drawing I'll explain, डोंट वरी। G1 फेज फर्स्ट कैप फेज को बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रोथ फेज। देन आपका आता है ड्यूरेशन वगैरह मैंने बताया है एस फेज। एस फेज में हम लोग बोलते हैं सिंथेसिस फेज। दिस इज़ द लॉन्गेस्ट फेज। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ इंटरफेस का ही लॉन्गेस्ट फेज नहीं होता है, ये पूरी की पूरी सेल साइकिल का भी लॉन्गेस्ट फेज होता है। देन उसके बाद वील डिस्कस अबाउट G2 फेज। पहले हम इतना डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर हम फर्दर वील स्टडी मोर अबाउट दिस। नाउ लेट्स स्टार्ट, लेट मी ड्रॉ दिस फॉर यू। लेट्स स्टार्ट विद, देखो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया कि सेल ग्रोथ हमारा दो तरीके से, 2 वेज में। पहला हमारा होता है साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज सेल ग्रोथ में, सेकेंड हमारा होता है DNA सिंथेसिस। साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज को ही हम लोग बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज को हम लोग बोलते हैं साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस। देन आता है हमारा DNA ग्रोथ, जो कि हमारा सिर्फ और सिर्फ एस फेज में होता है। यहाँ मैं स्टार मार्क लगा दे रही हूँ, यहाँ फर्द सब कुछ आपके नोट्स में दिया हुआ है, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग हियर। साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज को हम लोग साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस बोलते हैं, एंड दिस इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। दिस इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। एंड DNA सिंथेसिस को हमारा एस फेज में होता है। और हमारे जो फेजेस होते हैं जनरली, जो ह्यूमन बॉडी होती है, इसमें फेजेस लास्ट करते हैं 24 आवर्स में के लिए। 24 आवर्स में हमारा एक सेल फर्दर कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। अच्छा, हमको ये पता होना चाहिए कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस होता है। प्रोकैरियोटिक आपको पता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, एंड यूकैरियोटिक आपके मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। यहाँ पे आपका DNA रेप्लिकेशन होता है एंड बाइनरी फिशन होता है। यहाँ पे आपका इंटरफेस चलता है, जो कि हमारा 90 to 95% टाइम लेता है, जिसको हम लोग प्रिपरेटरी फेज भी बोलते हैं। उसके बाद फर्दर हम M फेज में जाते हैं। नाउ लेट्स फर्दर स्टडी अबाउट इंटरफेस। वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट फेज। उसके मैं आपको डिविजन्स पढ़ाऊंगी जो मैंने आपको अभी बताया है, G1 फेज, S फेज, G0 फेज, ये सब हम आपको अभी बताते हैं। G2 फेज, ये सारा डिवीजन अब आपको पता चलेगा इंटरफेज में ये कैसे होता है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरफेज में हमारे G1 फेज होता है, जो कि जनरली ह्यूमन बॉडी में 11 आवर लास्ट करता है। देन आता है हमारा S फेज हमारा जनरली 8 आवर लास्ट करता है। देन आता है हमारा G2 फेज, जो कि जनरली 4 आवर लास्ट करता है। आपका ये जो ह्यूमन आपको जनरली 23 आवर, आपका जो होता है ह्यूमन का 23 आवर्स ये इंटरफेस में ही होते हैं। ह्यूमन का इंटरफेस ऑलमोस्ट 23 आवर चलता है, एंड रेस्ट 1 आवर के अंदर हमारे सेल का डिवीजन हो जाता है। दिस इंटरफेस इज एक्चुअली नोन एज प्रिपरेटरी फेज। इसमें सेल खुद को प्रिपेयर करने का काम करता है। इसमें सेल कोई भी डिवीजन अंडरगो नहीं करता है, कोई भी डिवीजन नहीं होता। इसका मतलब है इसमें सेल सिर्फ खुद को प्रिपेयर कर रहा होता है। इंटरफेस जो होता है वो 2 M फेज के बीच का होता है, जिसको हम लोग कहते हैं 2 M फेज, कॉन्जिक्यूटिव M फेज होते हैं, इसके बीच का स्टेप होता है। ठीक है, देन फर्दर हम इसके बाद डिस्कस करेंगे व्हाट M फेज हेयर मीन्स। M फेज हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, जो कि हम लोग बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, जिसका मतलब होता है न्यूक्लियर डिवीजन। कहीं भी इफ़ यू सी दैट एनीवेयर दिस कैरियो वर्ड कम्स, जिसका सिंपली मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। देन सेकंड हमारा इसमें फेज होता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में हमारा क्या होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। दिस रिजल्ट्स इनटू 2 डॉटर सेल्स। सो कहीं भी अगर हम ये वर्ड देख रहे हैं कि कैरियो लिखा हुआ है, जिसका सिंपली मतलब होता है, जिसका मीनिंग सिंपली न्यूक्लियस होता है, साइटो का सिंपली मतलब होता है साइटोप्लाज्म की बात हो रही है। अब हमने देख लिया है कि M फेज में क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस होता है, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि M फेज में क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस होता है, जिसको हम लोग न्यूक्लियर डिवीजन बोलते हैं। साइटोकाइनेसिस होता है, जिसको हम लोग साइटोप्लाज्म का डिवीजन बोलते हैं। नाउ वी आर गोना सी व्हाट हैपेंस इन G1 फेज। G1 फेज में हमारा सेल जो होता है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, बट यहाँ पे साइटोप्लाज्म का कोई भी डिवीजन नहीं होता है, ना ही यहाँ पे कोई भी DNA रेप्लिकेशन भी नहीं होता है। ऑलराइट, सो हमारे पास यहाँ पे हम कह सकते हैं कि G1 फेज में only cytoplasm metabolism occur, only cell metabolism occur, no cytoplasm का division, no DNA का division. This G1 phase is the longest phase. यहाँ question कैसे आएगा, ये longest phase interphase का है या cell cycle का है? So answer will be cell cycle का भी है और interphase का भी longest phase है। This is a very important point कि यहाँ पे कोई DNA का replication नहीं होता। This is very important point that यहाँ पे cytoplasm का कोई division नहीं होता है, just cell metabolism एक्टिव होता है, सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है यहाँ पे। देन फर्दर वी विल
कम ऑन द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज़ एस फेज़। हम आते हैं एस फेज़ में। दिस एस फेज़ में हमारा क्या होता है, यहाँ पे हमारा बनता है डीएनए सिंथेसिस होता है। यहाँ हमारा क्या बनता है, डीएनए बनता है, या फिर हम कह सकते हैं डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। यहाँ क्या होता है, आपका एक क्रोमोज़ोम 2 क्रोमोज़ोम में डिवीजन करता है। एक डीएनए आपका 2 डीएनए बनाता है, डीएनए का डिवीजन होता है यहाँ पे, जो कि वी कैन से क्रोमोज़ोम 2 क्रोमोज़ोम से ये चीज़ 4 क्रोमोज़ोम में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, डीएनए डबल हो जाता है। डीएनए डबल के साथ में एक चीज़ बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है डीएनए का डबल होना, बट नो इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ क्रोमोज़ोम। क्रोमोज़ोम के नंबर में कोई इंक्रीज़ नहीं आता है। डीएनए का नंबर डिवाइड होता है, डीएनए डबल होता है, बट क्रोमोज़ोम के नंबर में कोई इंक्रीज़ नहीं आता है। डीएनए रेप्लिकेशन का इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि ये न्यूक्लियस में स्टार्ट होता है, और यहाँ पे आपका जो सेंट्रियोल होता है, अगर आपको नहीं पता हो तो ये हमारे इसके बीच के पार्ट को हम लोग बोलते हैं सेंट्रियोल। सेंट्रियोल फर्दर डुप्लीकेट करता है किसमें, साइटोप्लाज्म में। अगर आपको बेसिक्स नहीं पता तो यू नीड टू रीड सेल चैप्टर, जिसमें आपको पता होना चाहिए साइटोप्लाज्म क्या होता है, सेंट्रोमियर क्या होता है, सेल क्या होता है। आपको ये सब चीज़ें अगर नहीं पता सो यू हैव टू रीड सेल चैप्टर साइटोप्लाज्म में। अब हम आते हैं हमारा ये एस फेज़ हो गया। अब हम आते हैं हमारा G2 फेज़। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो हमारा G1 फेज़ था, ऑलराइट, हमारे G1 फेज़ में हमारे पास क्या क्या डिवीज़न नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस, क्लोरोप्लास्ट, इन सब का डिवीज़न नहीं होता है यहाँ पे, ये सब फर्दर डिवाइड नहीं होते हैं। बट वेयर एज नाउ वी हैव स्टडीड G1 फेज़ एंड एस फेज़, वी विल बी स्टडिंग G2 फेज़। G2 फेज़ में हमारा प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। यहाँ पे फाइनली जो हमने यहाँ पढ़ा था, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी एपरेटस हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, ये सब का डिवीज़न यहाँ पे नहीं होता है, वही डिवीज़न यहाँ पे होता है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया का, गोल्जी एपरेटस का, क्लोरोप्लास्ट का, इन सब का डिवीज़न होता है। यहाँ पे ओकेजनल रिप्लेसमेंट और डिवीज़न ऑफ सेल होते हैं, ऑलराइट। और सेल जो होता है G1 फेज़ से एंटर करके G0 फेज़ में जाता है। अब हेयर कम्स द क्वेश्चन, क्या ये G0 फेज़ को, जिसको हम लोग बोलते हैं क्विसेंट फेज़, क्विसेंट फेज़ का मतलब होता है एग्जिट फेज़। एग्जिट फेज़ जो होता है, इसमें फर्दर सेल क्या डिवाइड करता है, नहीं करता है। बट क्या ये मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, यस। ये बहुत ही कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाला टॉपिक है। क्या G0 फेज़ में सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, बट ये एक एग्जिट फेज़ का मतलब क्या हुआ, एक डीप स्लीप फेज़ में चला जाता है, जिसमें इसका फर्दर डिवीज़न होना बंद हो जाता है, डिवीज़न नहीं होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्विसेंट स्टेज भी बोलते हैं। यहाँ पे सेल डिवाइड नहीं करता है, बट रेप्लिकेट नहीं करता है, बट मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। यस, ये डेड नहीं हो जाता है। और तो फिर फर्दर क्वेश्चन आता है कि क्या इस मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल को, जिसको कि सिर्फ और सिर्फ स्लीप स्टेज में, क्विसेंट स्टेज में क्या है, फर्दर हम इसे एक्टिव कर सकते हैं? आंसर विल बी यस, कर सकते हैं, जो कि हम जनरली पैरेन्काइमा सेल्स में करते हैं। ऑलराइट, नाउ वी आर गोना एंटर इनटू एम फेज़। लेट मी ड्रॉ फर्स्ट। देखो, आपका जो पूरा सेल होता है ना, सेल आप इस तरीके से इमेजिन कर लो, ये आपका सेल साइकिल हो गया। सेल साइकिल में आपका 90% जो टाइम लगता है, दैट इज़ इंटरफेज़ का टाइम, ठीक है। इंटरफेज़ में लगता है मेरा 90% टाइम। अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ तो मैं कह सकती हूँ कि हमारा बस इतना सा फेज़ होता है, जिसको हम बोल सकते हैं हमारा एम फेज़ होता है। बहुत ही स्लाइट पोर्शन ऑफ फेज़ होता है, जो कि हमारा साइटोकाइनेसिस का फेज़ होता है। बाकी ये पूरा टाइम हमारा इंटरफेज़ में जाता है, जिसको आप कह सकते हो G1 फेज़ हो गया, ये एस फेज़ हो गया, ये G2 फेज़ हो गया। इसके बाद फर्दर एंटर करेंगे हम लोग एम फेज़ में। नाउ वी आर गोना स्टडी अबाउट दिस फेज़, दैट इज़ एम फेज़। एम फेज़ इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, दैट इज़ प्रोफेज़, मेटाफेज़, वेट फॉर अ सेकंड, प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़ एंड टेलोफेज़। पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ, उसके बाद आई विल एक्सप्लेन, ठीक है। आपके नोट्स में दिया हुआ है, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। हमारा सबसे पहले आता है एम फेज़, जिसको हम लोग माइटोसिस का फेज़ बोलते हैं। हमने G2 फेज़ तक पढ़ लिया है। एम फेज़ आता है, जिसको हम लोग माइटोसिस का फेज़ बोलते हैं। माइटोसिस के फेज़ में क्या होता है, माइटोसिस के फेज़ में इक्वेटोरियल सेल डिवीजन होता है, जहाँ पे 1 डिप्लॉयड पेरेंट, डिप्लॉयड का मतलब होता है डिप्लॉयड पेरेंट सेल, फर्दर 2 जेनेटिकली आइडेंटिकल डिप्लॉयड डॉटर सेल्स में कन्वर्ट होता है, ठीक है। अब
पहले हम एक एक करके फेजेस देखते हैं इसके कैसे होते हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको मेंशन कर दिया था कि कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है न्यूक्लियर डिवीजन एंड साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है साइटोप्लाज्म का डिवीजन, जो कि हमारा लास्ट फेज होता है। नाउ अगेन आई एम रिवाइजिंग, जहाँ पे आपको ये बहुत ही क्लियर होना चाहिए कैसे साइकिल वर्क कर रहा है, कि ये अगर पूरी हमारी सेल साइकिल है तो हमारा सेल सबसे पहले, अगर हमारा यहाँ पे एक सेल हम इमेजिन कर रहे हैं, हमारा सबसे पहला एंट्रेंस होगा G1 फेज़ में, G1 के बाद हम जाएंगे S फेज़ में, S फेज़ के बाद हम जाएंगे G2 फेज़ में, G2 के बाद हम एंटर करेंगे M फेज़ में, जिसको हम लोग माइटोसिस फेज़ बोलते हैं, जिसमें फर्दर यहाँ पे डिवीजन होता है, जो कि हमारा होता है प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़ एंड टेलोफेज़, ठीक है। उसके बाद फाइनली हमारा सेल अंडरगो होता है साइटोकाइनेसिस, जिसको हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। उसके फिर से अपनी सेल साइकिल कंप्लीट करता है, जो कि ह्यूमंस में 24 आवर में कंप्लीट होती है, जिसमें 23 आवर, जिसको हम लोग कहते हैं 90 to 95% टाइम हमारा इंटरफेज़ में जाता है, जो कि सेल साइकिल का भी सबसे लॉन्गेस्ट फेज़ होता है और आपका इंटरफेज़ का भी सबसे लॉन्गेस्ट फेज़ होता है। इतना समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स एंटर इनटू द माइटोसिस फेज़। माइटोसिस फेज़ में मैं 2 चीज़ों का पहले डिवीजन बता देती हूँ। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। ये बहुत कन्फ्यूजन करता है। मियोसिस आपका सिर्फ जर्म सेल में होता है और माइटोसिस आपका सोमैटिक सेल्स में होता है। सोमैटिक सेल्स मतलब कि जो हम लोग नॉर्मल सेल अंडरगो होता है आपका वेट्स फॉर अ सेकेंड, जर्म सेल होता है एंड सोमैटिक सेल्स होता है। जर्म सेल हम लोग नॉर्मल मल्टी सेलुलर सेल्स को बोलते हैं ऑर्गेनिज्म के, जो कि रिप्रोडक्शन को एक्सक्लूडिंग सेल होते हैं। रिप्रोडक्शन यानी कि सेक्स सेल्स को एक्सक्लूड कर दें, जिसको हम लोग जर्म सेल बोलते हैं। ये सिर्फ मियोसिस अंडरगो करता है, रेस्ट माइटोसिस। इसके अलावा सारे सेल्स को बोलते हैं। जर्म सेल को छोड़ के सारे ऑल द बायोलॉजिकल सेल्स कम्स अंडर माइटोसिस। इनको हम लोग सोमैटिक सेल्स ही बोलते हैं, इनको जर्म सेल, जिसमें हमारे हम लोग कहते हैं सेक्स सेल्स, जिसको एग बोलते हैं, और स्पर्म बोलते हैं। डिवीजन इसमें 1 होता है, इसमें 2 डिवीजन होते हैं। ऑब्वियसली दिस इज गोना रिजल्ट इनटू अ बेबी, तो हमारा 2 डिवीजन होता है। दिस इज फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर, एंड यहाँ पे मेंशन है दिस इज फॉर गैमीट फॉर्मेशन। यहाँ पे जेनेटिक मेकअप की बात होती है, यहाँ पे आइडेंटिकल होता है और यहाँ पे डिफरेंट होता है, बिकॉज डिफरेंट सेल्स बनते हैं। अच्छा, फर्दर आते हैं अब माइटोसिस फेज़ में। माइटोसिस फेज़ में क्या होता है, अब बाकी आपके इसमें दिया हुआ है, नोट्स में सब कुछ दिया हुआ है। हम इस इमेज के थ्रू पढ़ेंगे, इस इमेज में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि क्या कैसे प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। पहले हम देखते हैं कैरियोकाइनेसिस जो है वो आपका प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़, टेलोफेज़ 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। पी मैट, जिसको आप याद कर सकते हो, पी मैट सिंपल तरीका याद करने का। साइटोकाइनेसिस आपका लास्ट का फेज होगा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। सेल फेज में क्या होगा, 2 एंड फर्दर 2 इक्वल आइडेंटिकल सेल्स में डिवाइड हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। फर्स्ट फेज में फर्स्ट स्टेप आता है इसमें प्रोफेज। व्हाट विल हैपन इन प्रोफेज। प्रोफेज में क्या होता है, जो आपका नॉर्मल सेल जहाँ पे जो बना हुआ है, इसका जो क्रोमैटिन फाइबर होता है, जो कि सेंट्रोसोम होता है, ये आकर के आपका क्रोमोसोमल कंडेंस, यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ, यहाँ पे क्रोमोसोमल कंडेंसेशन होगा। यहाँ पे मेंशन, अच्छा नहीं मेंशन है, ठीक है। क्रोमोसोमल कंडेंसेशन होता है, यहाँ पे क्रोमोसोम्स कंडेंस कर जाते हैं, यानी कि सिकुड़ जाते हैं। देन फर्दर क्या होता है, जो सेंट्रोमियर्स होते हैं वो मूव अपार्ट हो जाते हैं, मतलब ये किनारे आकर के यहाँ पे ये ऑपोजिट पोल्स पकड़ लेते हैं। और फर्दर क्या होता है, इसमें 2 क्रोमैटिन फाइबर, एक सेकेंड, 2 क्रोमैटिन फाइबर अटैच होते हैं आपका जो क्रोमोसोम हुआ, और क्रोमैटिड्स ऐसे खुद को अलाइन कर लेते हैं सर्कुलर फंक्शन में। फर्दर हमारे साथ इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गोल्जी एपिटस डिसोसिएट हो जाता है। यहाँ पे सेंट्रियोल्स जो होते हैं वो ऑपोजिट पोल्स में चले जाते हैं, और क्रोमैटिड्स खुद को लाइन अप कर लेते हैं इक्वेटर के पास में। जो आप देख रहे हो ये क्रोमैटिड्स हैं, ये आपका क्रोमोसोम हो गया, ये खुद को इक्वेटर के पास लाइन अप कर लेते हैं। आपका जो सेंट्रोमियर है वो ऑपोजिट पोल्स के पास अटैच हो जाता है जाकर के। दिस इज़ योर प्रोफेज। नाउ वी विल कम ऑन द सेकेंड फेज, दिस इज मेटाफेज। द ओनली डिफरेंस इन मेटाफेज एंड लेट प्रोफेज, जो हमारा एस्टर होता है, एस्टर एक तरीके के माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो कि हमें यहाँ पे एक स्पिंडल की तरह कनेक्टेड होते हैं, और ये सेंट्रियोल को फर्दर खींचने में हेल्प करते हैं। किसमें? खींचने में हेल्प करते हैं। व्हाट हैपेंस हियर, यहाँ पे मेंशन है एम्फियस्ट्रो डिवीजन होता है सेंट्रियोल का। उसके क्या होता है, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पे यू कैन सी द स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन, यहाँ पे स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हो जाता है। दीज स्पिंडल फाइबर विल हेल्प टू गेट, इसको खींचने में और अटैच करने में हेल्प करता है। देन व्हाट हैपन इन मेटाफेज, मेटाफेज में फर्दर आपका कंडेंसेशन होता है क्रोमोसोम का। क्या होता है? कंडेंसेशन होता है क्रोमोसोम का। यहाँ पे ये हम कह सकते हैं कि जो हमारा ये वाला फेज़ होता है, इसको हम माइक्रोस्कोप के अंदर नहीं देख सकते हैं। इट कैनॉट बी स्टडीड अंडर माइक्रोस्कोप, नहीं दिखता है ये। बट इस वाले फेज़ को मेटाफेज़ को हम माइक्रोस्कोपिक स्टडीज़ के बारे में हम कर सकते हैं। रादर ईजिली स्टडीड फेज़ होता है ये मॉर्फोलॉजी में। और इसका की फीचर क्या होता है, यहाँ पे काइनेटोफोर, जिसको हम लोग कहते हैं अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर आर अटैच टू काइनेटोफोर। काइनेटोफोर को में हमारा स्पिंडल फाइबर का अटैचमेंट होता है, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई देगा, जो फर्दर इनका अलाइनमेंट हो गया है और इनका
अटैचमेंट आपको दिखाया गया है इस पिक्चर के थ्रू, जिसको हम लोग बोलते हैं मेटाफेज़। मेटाफेज़ के बाद हमारा नेक्स्ट फेज़ आता है जिसको हम लोग बोलते हैं एनाफेज़। एनाफेज़ की सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है या फिर जिससे क्वेश्चन बनता है, इसमें बोलते हैं कि क्रोमोसोम जो होते हैं, आपको पिक्चर से दिख रहा होगा, ये स्प्लिट हो जाते हैं। मतलब कि ये ऐसे थे, नाउ दे आर स्प्लिट ऐसे और ऐसे। फिर इसमें क्या होता है, हमारे 2 डॉटर क्रोमैटिड्स बनते हैं जो कि माइग्रेट कर जाते हैं ऑपोजिट पोल्स में, ऐसे और ऐसे माइग्रेट करते हैं ऑपोजिट पोल्स में। यहाँ पे आपको सारे नोट्स वगैरह दिए हुए हैं, ठीक है, इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं क्या लिखा है, बस अभी समझ लो। फिर आता है हमारा टेलोफेज़। टेलोफेज़ में हमारा क्या होता है, क्रोमोसोम कंडेंस होता है। अब आप देखो कि इसमें सभी फेजेस में जो क्रोमोसोम है अभी तक यहाँ पे ये, एक सेकेंड, सॉरी हमारा अभी तक हम देख रहे थे यहाँ पे कि हमारा जो प्रोफेज़ में स्पिंडल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था हमारे क्रोमोसोम का, अब वो कैसे डिवीजन हुआ है। प्रोफेज़ में हमारे सेंट्रोसोम जो हो गए हैं वो अटैच हो गए हैं यहाँ पे। फर्दर इक्वेटोरियल डिवीजन पे हमारे सेंट्रोमियर्स आ गए हैं, क्रोमोसोम्स अटैच में दिख रहे हैं जो कि अलाइन हो गए हैं इक्वेटर में आकर के। सेकंड फेज़ में आते हैं लेट प्रोफेज़ में, यहाँ पे क्या होता है, एस्ट्रल रेज बन जाती हैं जो कि इन्हें टाइट करने में हेल्प करती हैं, या फिर कह सकते हैं इन्हें स्ट्रेच आउट करने में, खींचने में हेल्प करती हैं। मेटाफेज़ में हमारा क्या आता है, मेटाफेज़ में हम यहाँ पे देखते हैं कि स्पिंडल फाइबर फाइनल कोर से अटैच हो गए हैं, स्पिंडल फाइबर। एनाफेज़ में हम देखते हैं कि हमारा फर्दर डॉटर सेल्स जो हैं वो स्ट्रेच आउट हो चुकी हैं और ऑपोजिट पोल्स पे माइग्रेट कर चुकी हैं, मतलब अपनी प्लेसमेंट ले चुकी हैं ऑपोजिट पोल्स में। नाउ टेलोफेज़ में व्हाट विल हैपन, क्रोमोसोम कंडेंस कर जाएगा, इनके पास अपनी जो इंडिविजुअलिटी है ये लॉस कर देंगे, क्रोमोसोम कंडेंस कर देगा, इंडिविजुअलिटी होगी वो लॉस कर देंगे। यहाँ पे फर्दर क्रोमोसोम का क्लस्टर बन जाएगा जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, क्रोमोसोम का क्लस्टर बन जाएगा, अगेन इंडिविजुअलिटी लॉस कर देंगे, क्रोमोसोम का क्लस्टर बन जाएगा। और फर्दर यहाँ पे अगर आपसे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं तो न्यूक्लियोलस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर यहाँ पे रिफॉर्म हो जाएगा। मतलब अभी जो यहाँ पे हमने इसके पहले वाली फेज़ में देखा था, ये सारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह कुछ सब कोई भी फॉर्म नहीं होता है, अब जाकर के ये टेलोफेज़ में आकर के फॉर्म हो जाएंगे। क्रोमोसोम डिकंडेंस हो जाएगा क्रोमेटिन फाइबर में, कैरियोकाइनेसिस ओवर हो जाएगा, कैरियोकाइनेसिस न्यूक्लियस का डिवीजन खत्म हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा से आना शुरू हो जाएगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ में क्या क्या आ जाएगा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। देन फर्दर न्यूक्लियर एनवेलप दोबारा बनने लगेगा, न्यूक्लियोलस बनने लगेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर का रिफॉर्मेशन हो जाएगा, एस्टरेस और स्पिंडल फाइबर जोन हमारा हमको दिखाई देगा यहाँ पे रिगैनोडो कलेक्टेड हो गया, और इंडिविजुअलिटी यहाँ पे खत्म हो गई है, जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं फर्दर से एक हो गया है, जो कि ग्रोथ में हेल्प करता है, रिपेयर रिजनरेशन में हेल्प करता है और क्रोमोसोम के नंबर बनाता है, मतलब मेंटेन करता है ये फेज़। इसके बाद हम M2 फेज़ में एंटर करेंगे जिसका फर्दर डिवीजन सेम ऐसे ही होता है, और इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।